नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। और इससे पहले हम सब ने कुछ वीडियोस के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करा है, जो कि एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी के क्रम में आज हम लोग बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बिहार एस्टेट की परीक्षा में आभ्यंतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और संस्कृत की किसी भी परीक्षा के लिए, जैसे हम लोग बीपीएससी टीचर की बात करें, चाहे कोई भी संस्कृत परीक्षा की बात करें, प्रयत्न से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कुल 50 प्रश्न इसी आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न से करने वाले हैं। तो जिन्हें भी इस टॉपिक में शॉर्ट नोट तैयार करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न का लिस्ट दे दिया है। इससे बाहर आपको इन दोनों टॉपिक से कुछ भी तैयार नहीं करना है। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न से संबंधित यहाँ पर जितना सारा कंटेंट दे रखा है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से प्रयत्न से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप उसे हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप अपना अपने नोट में चार्ट बनाकर लिख सकते हैं आभ्यंतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न को। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रयत्न। जब आप एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि प्रयत्न से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उनको भी आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आप अपनी परीक्षा से पहले निश्चित रूप से सभी पेपर्स जो हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं, उनको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आपने पहले बना रखा है फिर भी आप एक बार देखिएगा उसको। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? तो प्रयत्न 2 तरह के माने गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। आभ्यंतर एवं बाह्य यह किसके भेद माने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रयत्नों के। अगला प्रश्न है, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न है, तो उसे हम लोग कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, तो 4 का बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभ्यंतर पद का अर्थ है अंदर, भीतर, उपर्युक्त दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद बताए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। तो 5 तरह के भेद होते हैं, 6 का यहाँ पर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है? सही हो जाएगा डी, नाद जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न के भेद नहीं माने गए हैं। बाकी यहाँ पर जो 5 दे रखा है ये सभी आभ्यंतर प्रयत्न के भेद हैं। निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है? तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा, तीनों आभ्यंतर प्रयत्न हैं। 8 का डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क से म तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स्पृष्ट। यह आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट के अंतर्गत आता है, क से लेकर म तक के सभी वर्ण। अगला प्रश्न, ईसत स्पृष्ट में ईसत का अर्थ क्या है? ठीक है, ईसत का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, थोड़ा। ईसत मतलब थोड़ा। अगला प्रश्न, अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट यह वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा, अंतस्थ का। अगला प्रश्न है, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह होता है विवृत। अगला प्रश्न, विवृत का अर्थ क्या होता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विवृत का अर्थ क्या होता है? विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। ठीक है, खुला हुआ।
अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा। ऊष्म वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है? तो इसका अभ्यांतर प्रयत्न हो जाता है ईसत् विवृत। ठीक है। अगला प्रश्न है, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवृतम। ठीक है। ह्रस्व अ का जो है वो अभ्यांतर प्रयत्न संवृत होता है। अगला प्रश्न, प्रयोग दशा में संवृत प्रयत्न है। तो सही उत्तर अभी हमने देखा ह्रस्व अ का। अगला प्रश्न, उच्चारणावस्था में ह्रस्व अ का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। तो इसका सही उत्तर होगा संवृत। अभी हम सबने पढ़ा पिछले 2 क्वेश्चंस में। अगला प्रश्न, 5 अभ्यांतर प्रयत्नों का समूह है। 5 अभ्यांतर प्रयत्नों का कौन कौन सा समूह है, यहाँ पर विकल्प से आपको चुनना है। तो सही उत्तर होगा बी, स्पृष्ट, ईसत् स्पृष्ट, विवृत, ईसत् विवृत, संवृत। इसी तरह से आपको इसको पढ़ना है और इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, ईसत् स्पृष्ट वर्ण कौन है? ईसत् स्पृष्ट वर्ण कौन है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, य, व, र, ल। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ईसत् स्पृष्टम अंतस्थानाम। ठीक है। अंतस्थ वर्णों का ईसत् स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न होगा। अगला प्रश्न, भट्टोज दीक्षित के अनुसार अभ्यांतर प्रयत्न कितने हैं? तो भट्टोज दीक्षित के अनुसार 4 अभ्यांतर प्रयत्न माने गए हैं। अगला प्रश्न, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा की जाती है उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बाई प्रयत्न। बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाई प्रयत्न के भेद हैं। बाई प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, यह पूछा गया है एस्टेट की परीक्षा में। सही उत्तर हो जाएगा सी, 11। अगला प्रश्न, बाई प्रयत्नों का समूह है। बाई प्रयत्नों का समूह आपको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसमें सभी हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भी हैं बाई प्रयत्न, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण भी हैं और यह भी है विवार, समवार, स्वादर, श्वास और नाद। तो डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष प्रत्याहार का बाई प्रयत्न होगा। तो हर्ष प्रत्याहार का बाई प्रयत्न होता है समवार, नाद, घोष। अगला प्रश्न है, खड़ प्रत्याहार का बाई प्रयत्न होगा। तो खड़ प्रत्याहार का जो बाई प्रयत्न होता है वह होता है विवार, श्वास और अघोष। यह भी पूछा गया है एस्टेट की परीक्षाओं में। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है और जो मैंने चार्ट आपको दिया था ठीक उसी तरह से आपको अपनी कॉपी पे बनाना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। अगला प्रश्न, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? महाप्राण वर्णों की संख्या जो है वह है 12। सही उत्तर हो जाएगा बी, 26 का। महाप्राण वर्णों की संख्या, महाप्राण वर्णों की संख्या 14 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 14 है। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 14 है। महाप्राण वर्णों में क्या होता है कि यह जो होता है जिसके उच्चारण में जो श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, ठीक है, वो महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होता है तथा ऊष्म वर्ण होता है तालव्य श, मध्यम श, दंत श, ह, ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो कुल मिला के ये 14 हो गए। ठीक है। महाप्राण वर्ण जो होते हैं वे 14 होते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पप्राण वर्णों की संख्या है। अल्पप्राण वर्णों की संख्या जो है वह हो जाएगी 19। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। और ये जो अल्पप्राण वर्ण होते हैं ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, ठीक है, और साथ साथ अंतस्थ वर्ण, ये अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा यण ध्वनियाँ हैं, इनकी ध्वनि जो है ये कौन से प्रयत्न के अंतर्गत आएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पप्राण ध्वनि। अभी हम सबने पढ़ा। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ एवं शल ध्वनियाँ हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाप्राण ध्वनि। अभी हम सबने देखा था। अगला प्रश्न, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु का प्रयोग हो वह कौन सी ध्वनि है? तो वह है अल्पप्राण ध्वनि। ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि श्वास जो है वो अल्प मात्रा में निकलती है, ठीक है, और वही महाप्राण में क्या हो जाएगा, श्वास अधिक मात्रा में निकलेगी। चलिए
अगला प्रश्न, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो वे वर्ण कहलाते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा महाप्राण। अगला प्रश्न, थ का बाह्य प्रयत्न होगा। थ का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाप्राण वाला होगा, क्योंकि अभी हम सब ने देखा था कि जो द्वितीय वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो द्वितीय वर्ण होता है उसका महाप्राण प्रयत्न होता है, अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। तो थ का जो बाह्य प्रयत्न होगा वह हो जाएगा विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। अगला प्रश्न, ध का बाह्य प्रयत्न होगा। तो ध का बाह्य प्रयत्न यहाँ पर हो जाएगा संवाद, नाद, घोष, महाप्राण। उस लिस्ट को आपको ज़रूर अपने कॉपी पे लिखना है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अगला प्रश्न, मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर की संज्ञा क्या होगी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, उसकी उदात्त संज्ञा होगी। अगला प्रश्न, कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग से उच्चरित स्वर की क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका निम्न भाग से जो स्वर बोले जाते हैं उसकी जो संज्ञा होगी वह हो जाएगी यहाँ पर अनुदात्त संज्ञा। अगला प्रश्न, जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस अच की क्या होगी? तो उसकी स्वरित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, स का बाह्य प्रयत्न होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। द का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो द का बाह्य प्रयत्न हो जाएगा संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण। अगला प्रश्न, छ का बाह्य प्रयत्न नहीं है। कौन सा नहीं है यह आपको पहचानना है। तो सही उत्तर होगा नाद। अगला प्रश्न है, ज का बाह्य प्रयत्न नहीं है। ज का कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है? तो हो जाएगा सही उत्तर श्वास। बाकी सभी ज के बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, बाह्य प्रयत्नों में गणना नहीं होती है। किसकी गणना नहीं होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा समवृत्त। इस बाह्य प्रयत्न में इसकी गणना नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, जश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न होगा। उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा समवार, नाद, घोष, अल्पप्राण। अगला प्रश्न, अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं, यह पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है स्पर्श व्यंजनों का, अंतस्थों का, ऊष्म वर्णों का या स्वरों का। तो सही उत्तर हो जाएगा ईसत स्पृष्ट अंतस्थों का। ठीक है, अंतस्थ वर्ण का जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वह होगा ईसत स्पृष्ट। तो कुल 44 प्रश्न थे जो आज की इस वीडियो में प्रयत्नों से थे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।